हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिपो ट्यूटोरियल। हम यहाँ पर क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कर रहे हैं। आज से पहले के लेक्चर्स के अंदर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पूरा बेस और कॉन्सेप्ट समझकर आ रहे हैं। हमने एक्सरसाइज 5.1 की, हमने सारे एग्जाम्पल भी किए, उससे संबंधित कॉन्सेप्ट भी सीखे, बेसिक भी सिखाए और इसके बाद हमने एक्सरसाइज 5.2 जो कि आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सबसे महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है वह भी कंप्लीट की। उसके सारे क्वेश्चंस बनाए और उन क्वेश्चंस के अंदर यूज होने वाले कॉन्सेप्ट भी सीखे हैं। किस प्रकार से क्वेश्चनों को डिजाइन किया जाता है, क्यों डिजाइन किया जाता है, इतने वेरिएशन में आपको आखिर क्वेश्चन दिए ही क्यों जाते हैं। जब फार्मूले आपके पास 2 प्रकार के हैं तो क्वेश्चन आपके पास 40 प्रकार के कैसे बन जाते हैं और उन क्वेश्चनों को बनाने के पीछे एनसीईआरटी की क्या मंशा रहती है, आपको वो क्या सिखाना चाहते हैं, आपको दैनिक जीवन में क्या कार्य आते हैं, ये फार्मूले, यह सारा एनसीईआरटी आपको बताता है। लेकिन हम सिलेक्टिव क्वेश्चंस करने के आदी हो गए हैं। यदि आप भी सिलेक्टिव के आदी हैं तो ये आदत बंद कर दीजिए, आप लंबी दूरी तक नहीं पहुंच पाएंगे। यदि आपको लंबी दूरी तक मैथमेटिक्स के साथ चलना है तो आपको कॉन्सेप्ट और बेस समझना होगा। जितने वेरिएशन के क्वेश्चन दिए गए हैं सारे वेरिएशन आपको समझ में आने चाहिए। हमने यहाँ पर एक एक वेरिएशन को अलग अलग प्रकार से आपको यहाँ पर दिखाया है। अब हम यहाँ से हमारी एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। सबसे पहले हम आपको बार बार इंडिकेट करते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। आप क्वेश्चन को सबसे पहले समझ ले, क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में और क्यों दिया हुआ है और क्या फाइंड करना है उस क्वेश्चन से। तो इससे हमारे दिमाग में एक माइंड मैप तैयार हो जाता है कि हमें कौन सा रास्ता चयन करना है। एपी के अंदर मान लीजिए 40 वेरिएशन के क्वेश्चन है तो 40 वेरिएशन 40 रास्तों से जाते हैं। तो आपको क्या रास्ता बनाना है, हर क्वेश्चन का अपना एक अलग सिस्टम है। तो आप ये कौन सा सिस्टम का क्वेश्चन है, इसका क्या रास्ता होगा, यह क्वेश्चन खुद बताएगा और इसे आपको प्रॉपर रीड करना होगा। तब आपको पता चलेगा कि इसका वे क्या है। हाउ मेनी टर्म, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कितनी टर्म होगी ऑफ द एपी, इस एपी के अंदर। ठीक है, एपी क्या है आपकी, एपी दी गई है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एपी हमें दी गई है, एपी आपकी है 9, 17, 25, इस प्रकार से आपकी एपी दी गई। मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636, इसका जो टोटल है हम उसे लिखते हैं एसएन से। इसका एसएन दिया है 636, इस प्रकार से आपको दिया है कि इसका टोटल 636 है। तब इस एपी के अंदर कुल टर्म के नंबर कितने हैं, इस एपी के अंदर कुल कितने टर्म हैं। तो इस बात से यह क्लियर होता है कि यह हमें एन फाइंड करने के लिए कह रहा है। क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है, हमें एन की वैल्यू फाइंड करना है कि यहाँ पर कुल कितने टर्म हैं, यह हमें फाइंड करना है और टर्म का टोटल हमें दे दिया गया है। तो चलिए इसे लेकर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या स्टार्ट करते हैं। हमें यह दिया है, इसके बाद और क्या इसके अंदर निकल कर आता है, यह तो हमें फाइंड करना है। क्या तो हमें फाइंड करना है, एक ये दिया है, हमें निकल कर आता है ए इक्वल टू 9, ए इक्वल टू यहाँ पर 9 आता है, ए की वैल्यू 9 आ जाती है। उसके बाद अगर आप निकालना चाहें डी, तो डी की वैल्यू क्या आएगी, डी की वैल्यू यहाँ पर आएगी आपकी डी इक्वल टू 17 माइनस 9, 17 माइनस 9 करते हैं तो डी इक्वल टू आपके पास फाइनली आ जाती है 17 में से 9 जाते हैं तो आपके पास बच जाते हैं 8। तो एक यह वैल्यू आपको प्राप्त हो गई, एक यह वैल्यू दी गई है, एक यह वैल्यू आपको प्राप्त होती है। कुल मिलाकर आपको यह 3 वैल्यू गिवन डेट हो गई है, यह दी गई है और यह आपको फाइंड करना है। यह हमने क्वेश्चन से इतना डाटा प्राप्त कर लिया है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारा है फार्मूला। फार्मूला है हमारा एस एन इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यह हमारा फार्मूला होता है। सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म का फार्मूला है यह वाला, जिसके अंदर a आपका फर्स्ट टर्म है, d आपका कॉमन डिफरेंस है और n आपके टर्म नंबर है जिनका यह टोटल है। तो यहाँ पर एसएन की वैल्यू दी गई है 636, ये रख दी हमने, इक्वल टू एन की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो n/2 2 इंटू ए की वैल्यू हमारी है 9
प्लस एन की वैल्यू फाइंड करना है -1 और डी की वैल्यू दी गई है हमें 8। डी की वैल्यू 8 हमने यहाँ पर पुट कर दी। ठीक है, यहाँ तक अरेंज कर लिया। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा तो 2 इंटू 636 इक्वल टू यहाँ पर बचता है n और यहाँ पर हो जाता है आपका 9 का 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 18 प्लस 8 का n से हुआ 8n माइनस 8 ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। इसके बाद आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे सीधे 36 गुना 72 तो यहाँ पर आ जाता है 1272 इक्वल टू। ठीक है, यहाँ तक आप पहुँच गए। अब आप इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। n ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो 18 में से 8 माइनस हुए तो बचते हैं 10 प्लस 8n। ठीक है, यहाँ पहुँच गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब n का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 10n प्लस 8n स्क्वायर। n का मल्टीप्लाई करने के बाद यह स्टेप प्राप्त होती है। अब हम थोड़ा सा और इसे सॉल्व कर लेते हैं। यस, फिर हमें एक क्वाड्रिक इक्वेशन बनती हुई यहाँ पर दिख रही है। हम सब इस 1272 को उठाकर उस तरफ ले जाते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इक्वल टू 0। यह आपका 0 हो जाता है। 0 कहाँ से आ गया? यह आपका 1272 जब उठकर उस तरफ जाता है इक्वल टू के तो यह जगह आपके ब्लैंक हो जाती है। यहाँ से ब्लैंक जगह होने के कारण आप 0 लिख पाएंगे और इक्वल टू का चूंकि साइन लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर कुछ तो बचता है, क्योंकि यदि आप यहाँ पर इसे 0 नहीं लिखेंगे तो इक्वल टू कैसे लिखेंगे? और इक्वल टू लिखना जरूरी है क्योंकि इक्वल टू तो इक्वेशन के अंदर है, तो इक्वल टू को आप वैसे ख़त्म नहीं कर सकते। चलिए अब इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसमें 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n डिवाइडेड बाई 2। इस इक्वेशन को कर देते हैं हम माइनस, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करके ये आया था तो ये सीधे सीधे 636 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इस प्रकार से हमें एक क्वाड्रिक इक्वेशन यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। हमें क्वाड्रिक इक्वेशन यहाँ पर मिल चुकी है। अब हम क्वाड्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार से क्वाड्रिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर क्वाड्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें 4 और 636 4 इंटू 636 इसके मल्टीप्लाई से 2 फैक्टर प्राप्त होंगे और वह फैक्टर का प्लस और माइनस 5n आना चाहिए। तो इसे आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि 4 इंटू 636। ठीक है, अब आप इसका मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो आप इसको तोड़ मरोड़ कर अगर लिखना चाहें यहाँ पर तो आप इसे लिख सकते हैं 53 इंटू 48। कुल मिलाकर आप यह आपका आ जाएगा फैक्टर के फॉर्म में। फैक्टर के फॉर्म में यह आ जाएगा कि 53 इंटू 48। आप यदि 53 के अंदर से 48 माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5n। तो हम इसे लिख देते हैं 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n और माइनस का 636 इक्वल टू 0। इस प्रकार से यह लिखा जा सकता है। इसके अंदर इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। ये हम क्वाड्रिक इक्वेशन के अंदर भली भांति कर आ रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से कुछ कॉमन लेते हैं तो क्या कॉमन आ जाएगा? यहाँ से n कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से बच गया आपके पास 4n प्लस 53 यह बच गया माइनस। यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है? यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, क्या ले लेंगे? यहाँ से कॉमन आपका आ जाएगा 12 के टेबल में ये सब आते हैं। 12 कॉमन ले लिया माइनस का 12 कॉमन लेने के बाद चूंकि यहाँ पर 4n है तो यहाँ पर 4n लाने के लिए 12 बाहर निकालना होगा तो कुछ कॉमन सेंस भी लगता है इसके अंदर। यहाँ 4n होगा 12×48 तो यहाँ 4n हो गया माइनस, यहाँ माइनस निकल गया तो यहाँ प्लस 53 बच जाता है इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से आपकी एक 4n प्लस 53 और एक आपकी n माइनस 12 टर्म प्राप्त होती है इक्वल टू 0। और हम क्वाड्रिक इक्वेशन में यह पढ़ कर आए हैं कि यदि दो टर्म का मल्टीप्लाई या दो कोई भी नंबर हो
या कोई वेरिएबल हो उनका मल्टीप्लाई यदि 0 होता है, उन दोनों का मल्टीप्लाई यदि 0 होता है तो क्या अर्थ है, जिस प्रकार से a मल्टीप्लाई b इक्वल टू 0 है तो इसका अर्थ यह है कि या तो आपका a 0 है या आपका b 0 है। ठीक है, इन दोनों में से एक आपका 0 है, तभी इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 हो सकता है। यह एक तार्किक विषय है। ठीक है, यह एक लॉजिक है कि दोनों का मल्टीप्लाई 0 कब होगा, तब होगा जब दोनों में से एक 0 होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 4n + 53 इक्वल टू 0 और n - 12 इक्वल टू 0। यदि ये 0 होता है तो n इक्वल टू आता है -53/4 और यदि यह 0 होता है तो n इक्वल टू आता है 12। इस प्रकार से आपके n के दो आंसर प्राप्त हो जाएंगे। एक n हुआ -53/4 और एक n प्राप्त हुआ n इक्वल टू 12। दो n हमें यहाँ पर वैल्यू में मिलते हैं। अब हमें फाइंड क्या करना था, n की वैल्यू ही फाइंड करना थी, n की वैल्यू ही निकालना थी और n की वैल्यू हमें 2 आ चुकी है, -53/4 और एक 12। अब हम एक विचार कर सकते हैं कि क्या, आप सोचिए इस चीज़ को, कि क्या कोई सीक्वेंस ऐसी हो सकती है जिसकी 2 वैल्यू हो। तो यस, ऐसी सीक्वेंस हो सकती है कि जिसके सम की 2 वैल्यू हो। ये हम एग्जाम्पल में देखकर आए हैं, जिस एग्जाम्पल के अंदर आपका उत्तर 13 और 4 आया था। ठीक है, वो एग्जाम्पल था जिसमें 2 वैल्यू हो सकती है, लेकिन यहाँ पर एक वैल्यू माइनस में है, यह वैल्यू आपकी नेगेटिव है। ये कैसी है, नेगेटिव। तो हम जानते हैं कि कोई भी काउंटिंग कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। कोई भी चीज़ों को आप गिनेंगे, कोई भी टर्म को गिनेंगे, कोई भी चीज़ों को गिनेंगे, कोई भी वस्तुओं को गिनेंगे, आप किसी को भी गिनिए, वो हमेशा पॉजिटिव ही होगी। 1 होगी, आधी होगी, 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, लेकिन वो -3 नहीं हो सकती। कभी भी कोई भी चीज़ माइनस में नहीं हो सकती, काउंटिंग के लिए कहें। अब हम ये n क्या है, हमारा एक काउंटिंग नंबर है कि यहाँ से हम काउंट करते हुए जाएंगे 1 2 3 4 से लेकर ऐसा काउंट करेंगे, तो वो काउंटिंग नंबर आपका माइनस में नहीं हो सकता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि काउंटिंग टर्म नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है और इसलिए हम n इक्वल टू 12 को यूज़ करते हैं। हम क्या यूज़ करेंगे, n इक्वल टू 12 को यूज़ करेंगे और फाइनली हम इसे आंसर के रूप में लिख देंगे और उस आंसर को हम -53 को यहीं पर छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से यह आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। द फर्स्ट टर्म ऑफ NAP इज 5। हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि जो आपकी AP है उसकी फर्स्ट टर्म क्या दिया है, द फर्स्ट टर्म ऑफ NAP इक्वल टू 5। हम लिख लेते हैं गिवन डेट में क्या है, हमारे पास गिवन डेट में दिया गया है कि आपकी जो AP है उस AP का हम यहाँ पर लिखते हैं आंसर नंबर हमारा है 5। आंसर नंबर 5 के अंदर गिवन डेट है हमारा फर्स्ट टर्म इक्वल टू 5। ए इक्वल टू हमने यहाँ पर नोट डाउन कर दी 5, ए इक्वल टू 5 हो गया। चलिए ठीक है, फर्स्ट टर्म ऑफ NAP इक्वल टू 5 हो गई। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को प्रॉपर रीडिंग करना है, उसके अंदर से जो मटेरियल दिया गया है उसे बाहर निकालना है और हमें क्या फाइंड करना है। फिर एक माइंड मैप तैयार कर लेते हैं कि हमें रास्ता क्या जाना है, हमें क्या रास्ता चयन करना है, क्योंकि काफ़ी सारे वेरिएशन है क्वेश्चन के, हमें किस रास्ते से होकर जाना है, फार्मूले का कैसे यूज़ करना है, किस फार्मूले का यूज़ करना है। तो चलिए वो हम पहले देख लेते हैं। द लास्ट टर्म इज 45 और लास्ट टर्म भी दे दी गई है। बड़ी खुशी की बात है यहाँ पर कि L इक्वल टू 45 दी गई है एंड द सम इज 400। आपको इस AP का टोटल भी दे दिया गया है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं SN इक्वल टू 400। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, आपको फाइंड करना है n की वैल्यू। ठीक है, और ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, और आपको D फाइंड करना है। यह आपकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सूची बना दी है, एक लिस्ट तैयार कर दी है मैंने कि आपको यह दिया गया है। ए की वैल्यू दी गई है फर्स्ट टर्म, L आपका 45 है और हम L को AN भी लिख सकते हैं समय पढ़ने पर, और SN दिया गया है
सम ऑफ आपकी एपी 400, उसमें टोटल तो दिया है लेकिन नंबर फाइंड करना है कि कितने नंबर का टोटल, कितने टर्म का टोटल 400 है, ये हमें पता करना है और इस एपी का कॉमन डिफरेंस पता करना है। और इस एपी की यही खूबी है कि इसके अंदर क्वेश्चन आप जैसे चाहें, जहां से चाहें, जितने चाहें, जिस वेरिएशन के चाहें बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, आपकी जो इच्छा हो क्वेश्चन वो बन जाएगा। हजारों प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए इसकी बेसिक समझ बहुत ही जरूरी है। यह एक बाउंडेड लेक्चर नहीं है, अनबाउंडेड लेक्चर है, इसके कोई बाउंडेशन नहीं है। आप जैसे चाहे क्वेश्चन, जैसा टिग्नोमेट्री हमारी होती है अनबाउंडेड क्वेश्चन है, जितने चाहे जैसे चाहे बना दीजिए। एक इधर से उधर किया जरा सा साइन थीटा कोस थीटा, नया क्वेश्चन तैयार। इसके अंदर भी जैसा आप चाहे घुमा दीजिए क्वेश्चन को, आपको इनके साथ घूमना आना चाहिए, इन्हें घुमाना आना चाहिए। तो हमें ये दो फाइंड करना है। हम कैसे यूज़ करेंगे? सबसे पहले हम सम का यूज़ कर लेते हैं। हमारे पास दो फार्मूले हैं यूज़ करने के लिए। एक फार्मूला है एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, एक फार्मूला ये होता है। एक फार्मूला हमारा है n/2 a प्लस l, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला इसी फार्मूले का ही रूप है। यहाँ पर 2a है, इसको दो टुकड़ों में हम कर देते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस फार्मूले को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। n/2 a प्लस n-1 इंटू डी, ऐसा भी इसे लिखा जा सकता है। और a प्लस n-1 इंटू डी को हम a लिख सकते हैं या इसे an भी लिख सकते हैं। हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं a प्लस an, हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि हम इस फार्मूले को an लिखते आए हैं और an और l हमारा लास्ट टर्म की वैल्यू ही होती है। इसलिए ये सारे जो फार्मूले चार लिखे हुए हैं, चारों एक ही फार्मूले हैं, कोई अलग अलग नहीं है। तो आपकी इच्छा, आप इन चारों में से क्या यूज करना चाहेंगे। हमारे पास a की वैल्यू दी गई है, l की वैल्यू दी गई है, तो क्यों ना हम इस फार्मूले का यहाँ पर यूज करें। इस फार्मूले का यूज करने से होगा कुछ नहीं, कैलकुलेशन बढ़ेगा और आपका स्मार्ट वर्क यहाँ पर दिखता है। एक हार्ड वर्क होता है और एक स्मार्ट वर्क होता है। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में यही अंतर होता है कि आप अपने तर्कों से एक सीधा रास्ता बना लेते हैं और हार्ड वर्क में जिधर दिमाग ने कहा चलना चालू हो गए, चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना, हमें अपने रास्ते का चयन करना है। और यहाँ पर एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक करता है वो देखता है कि आपने सही रास्ते का चयन किया है, इसीलिए यह फार्मूला बनाया गया है। आपने यह पढ़ा है तो आप यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो हम इस फार्मूले को सिलेक्ट करते हैं इन चारों के अंदर से और इन तीनों को यहाँ से रिजेक्ट कर देते हैं। हम इस फार्मूले का यूज यहाँ पर करेंगे क्योंकि एन और एल एक ही है। लेकिन स्पेशल, अगर स्पेशल कहा गया है, आपको क्या कहा गया है, लास्ट टर्म वर्ड यूज किया गया है। क्या वर्ड यूज किया गया है? लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म का अर्थ है कि यहाँ पर वो आपकी स्मार्टनेस देखना चाह रहा है कि आप एल और एन में फर्क जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो आप एल और एन का फर्क यदि जानते हैं, आप उसे एल ही लिखेंगे और आपको लिखना ही है। ठीक है, तो हम इसे यहाँ से क्लियर करके इस फार्मूले का चूज कर लेते हैं और इस फार्मूले का यूज हम यहाँ पर करेंगे। ये तो हुआ हमारा फार्मूले का चयन। हम आपको बिल्कुल बेसिक से जहां तक ले जा सकते हैं मैथमेटिक्स में गहराई पे, वहां ले जाके आपको समझाएंगे। तो यहां से हम फार्मूले का यूज करते हैं एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस l, ये हमने लगा दिया। ठीक है, हमें एस एन की वैल्यू दी है 400, एन की वैल्यू फाइंड करना है, ए की वैल्यू दी गई है 5 प्लस एल की वैल्यू दी गई है 45। इसे हमने यहाँ पर यूज कर लिया है, इसे वैल्यू को रख दिया है। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 400 इक्वल टू n/2 और यहाँ पर इन दोनों को ऐड करते हैं तो 50 आ जाता है। और 400 इक्वल टू 2 से इसे डिवाइड किया तो n इंटू आता है 25 आ जाता है 25।
तो n इक्वल टू 400/25 से जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 1 और 6, ठीक है, 16 आ जाता है। n की वैल्यू हमें मिल चुकी है, n की वैल्यू आ चुकी है। n की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 16। अब n की वैल्यू का कहाँ यूज़ करना है, फिर एक नया विषय आ जाता है। n की वैल्यू तो हम फाइंड कर चुके हैं और d की वैल्यू फाइंड करना है। d की वैल्यू फाइंड करना है तो हमें n की वैल्यू को यूज़ कहाँ करना होगा? इस फार्मूले का यूज़ तो हम कर चुके हैं, इस फार्मूले का यूज़ तो कर चुके हैं। अब बचा हमारे पास एक और फार्मूला, वह फार्मूला है n इक्वल टू क्या है? n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यह फार्मूला बचता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ पर जो an है ये क्या है? an और l हमारा एक ही है, यह हमारे लास्ट टर्म की वैल्यू ही है। तो इसका यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पर रख देते हैं 45, हमारी लास्ट टर्म 45 है और a आपका यहाँ पर है 5 प्लस n की वैल्यू हम निकाल कर लाए हैं 16, ये रख दी 16 माइनस 1 इंटू डी। सॉल्व कर देते हैं तो 45 इक्वल टू 5 प्लस 15d और 45 माइनस 5 इक्वल टू 15d और यहाँ पर फाइनली आ जाता है 40 इक्वल टू 15d और d इक्वल टू आ जाता है 14/15, ठीक है। आप इसे 5 से डिवाइड कर दीजिए, 8 और यहाँ 5, तो d की वैल्यू फाइनली आ जाती है 8/5। 8/5 आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, आपका जो कॉमन डिफरेंस है वह हो जाएगा 8/5। तो इस प्रकार से आपने d की वैल्यू फाइंड कर ली, आपने n की वैल्यू फाइंड कर ली और आपका फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ में क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, यदि हम इसे IMP लिखना चाहें तो गलत नहीं लिखेंगे। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, हम समय समय पर आपको यह भी इंडिकेट कर देते हैं कि आपको किस क्वेश्चन को ज़्यादा वेटेज देना है। तो यह आपका हाई वोल्टेज हाई वेटेज का क्वेश्चन है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी। पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी आर 17 एंड 350। यहाँ पर दिया गया है, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दिया गया है वो डाटा पहले हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है आंसर नंबर 6 के अंदर, आंसर नंबर हम 6 लिखते हैं, इसके अंदर जो गिवन डेट है वह हमारा कि फर्स्ट टर्म हमारी है यहाँ पर 17 और लास्ट टर्म हमें यहाँ पर जिस सीक्वेंस में दिया है फर्स्ट एंड लास्ट, तो फर्स्ट एंड लास्ट इस प्रकार से ही हम इसे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 17 और आपके लास्ट टर्म को एल भी लिख सकते हैं, एन भी लिख सकते हैं, या आपको दी गई है 350, इस प्रकार से यह हमें दिया है। और आगे कहा गया है इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9 और डी की वैल्यू दी गई है, डी इक्वल टू कितना है? 9 है। हाउ मेनी टर्म आर दीज एंड व्हाट इज सम। हमें दो चीज़ें फाइंड करना है, हमें सम टर्म का नंबर फाइंड करना है कि कुल कितने टर्म है यहाँ पर, मतलब एन की वैल्यू फाइंड करना है और इसका सम भी करना है। हमें ये दो फाइंड करना है और यहाँ 2-3 वैल्यू हमें यहाँ पर निकल कर आती है। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यह डाटा मिल जाता है। अब इस डाटा का यूज़ करते हैं हम, किस प्रकार से यूज़ करेंगे, कैसे पता चलेगा कि हम किस फार्मूले का यूज़ करें, किस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करें कि हमें n मिल जाए और Sn मिल जाए। हमारे पास जनरली दो फार्मूले हैं, एक हमारा Sn का फार्मूला है, हम लिखते हैं Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम इस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं Sn फाइंड करने के लिए, लेकिन इसके अंदर हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए a की वैल्यू, d की वैल्यू और n की वैल्यू। a, d और n क्या हमारे पास तीनों अवेलेबल है? a, n और d नहीं है। हमारे पास a, n और d नहीं है, हमारे पास n की वैल्यू नहीं है, सिर्फ a और d की वैल्यू ही है। तो हमें यह फार्मूला अप्लाई करने में थोड़ी सी समस्या आ रही है।
क्या समस्या, हमें n की वैल्यू पहले चाहिए। आप क्वेश्चन को यदि ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन के अंदर आपको कहीं ना कहीं ये क्लू बनाकर दिया गया है, हाउ मेनी टर्म एंड देयर सम। ठीक है, मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, हाउ मेनी टर्म पहले फाइंड करना, उसके बाद में उनका सम फाइंड करना है। तो आपको टर्म नंबर पहले चाहिए, उसके बाद आप उसका सम निकाल सकते हैं, यह क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है। तो क्लू आपको क्वेश्चन के अंदर ही दिया जाता है, बहुत कम शब्दों में अरेंज किया जाता है क्वेश्चन को, इतना बढ़िया क्वेश्चन बनाते हैं कि आपको कहीं कहीं कन्फ्यूजन ना हो। तो इसलिए इस फार्मूले को हम यहाँ रिजेक्ट करते हैं। तो सेकंड फार्मूला हमारे पास बचता है, वह होता है ए एन का, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या इस फार्मूले का यूज़ हम कर सकते हैं? तो यहाँ पर ए की वैल्यू चाहिए, एन की वैल्यू फाइंड हो जाएगी और डी की वैल्यू दी गई है कुल मिला के, और इसकी एन की वैल्यू हमें दी गई है। तो इस फार्मूले का यूज़ हम कर सकते हैं। चार में से कोई तीन वैल्यू यदि हमारे पास उपलब्ध है तो हम इस फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं। तो चार में से हमारे पास तीन वैल्यू दी गई है, तो हम यहाँ पर एक वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यही फार्मूलों का सिद्धांत होता है कि जितने उसमें वेरिएबल है, उन वेरिएबल में से आपको कितने वेरिएबल दिए गए हैं, या फिर इक्वेशन बनती है। तो इक्वेशन जब बनती है तब आपको दो वेरिएशन में क्वेश्चन दिया होता है, दो टुकड़ों में क्वेश्चन होता है, और दो वेरिएबल के फाइंड करने के लिए इक्वेशन बनती है, फिर उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एन की वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर रख देते हैं 350 इक्वल टू ए की वैल्यू है 17 प्लस एन की वैल्यू फाइंड करना है -1 और डी की वैल्यू दी गई है 9। इस प्रकार से हमने पुट कर दिया, सॉल्व कर लेते हैं। 350 इक्वल टू 17 प्लस 9n माइनस 9 और सॉल्व करते हैं। तो 350 इक्वल टू 17 में से 9 माइनस किया, क्या बच जाता है, 8 बच जाता है, प्लस 9n, 8 इधर आया तो 350 इक्वल टू 350 माइनस 8 इक्वल टू 9n, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाता है इन दोनों को सॉल्व करने पर 342 इक्वल टू 9n और n इक्वल टू 342/9 इक्वल टू, यहाँ आप 9 से इसे डिवाइड कीजिए, आपके पास आ जाएगा 38। फाइनली हमें n की वैल्यू आ जाती है n इक्वल टू 38, जो हमें फाइंड करना थी। तो हम यहाँ पर टर्म फाइंड कर चुके हैं कि टोटल इस एपी के अंदर टर्म कितने हैं। अब हमें इसका सम फाइंड करने में कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि हमें n की वैल्यू चाहिए थी। अब हम फार्मूला यूज करते हैं, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह फार्मूला यूज हम कर लेते हैं। हमारे पास n की वैल्यू है 38, तो यहाँ रखते हैं एस 38। हम 38 टर्म का टोटल फाइंड कर रहे हैं। 38 टर्म का टोटल 38/2 2 इंटू ए की वैल्यू है हमारे पास 17, ये 17 रख दिया, प्लस 38 माइनस 1 और डी की वैल्यू है हमारी, डी की वैल्यू क्या है हमारी, यहाँ पर है डी की वैल्यू 9, ये 9 पुट कर दी बड़े आराम से। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर 2 से डिवाइड किया 19, अब इसे सॉल्व करते हैं तो 34 प्लस आपका 37 इंटू 9, इस प्रकार से आपके पास आ जाएगा। अब आप इसे और सॉल्व कर लीजिए, 19 या आपका 34 प्लस आप 37 में 9 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपके पास आएगा 7 नंबर 63 6 कैरी और 27 और 3 और 6 आपका होता है 33। ठीक है, अब आप इसे ऐड कर दीजिए, तो 19 इंटू आप इसे ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 3 7 और 3 3 6 और 367 का 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा 6973।
973 आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। फाइनली आपको ये आंसर आ जाएगा। 19 की टेबल आप इसमें कंप्लीट कर लीजिए मल्टीप्लाई, तो फाइनली आपको ये आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर फाइनली पहुँच चुके हैं 6973 पर। तो यह आपका एक आंसर आ चुका है, एक आंसर यह आ चुका है। हमें फाइंड करना था n की वैल्यू जो कि 38 के रूप में आ चुकी है। हमें फाइंड करना था 38 टर्म का टोटल जो कि आ चुका 6973। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 5.3 का यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप कि यह बिल्कुल आपको क्लियर हो चुका होगा। मैं बिल्कुल बेसिक से आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ, एक एक छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा है। तो इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 7। तो इसे देखते हैं। एंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर दिया गया है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन एपी। कोई एपी है जिसकी 22 टर्म है और उस 22 टर्म का हमें सम फाइंड करना है। इन विच इसके अंदर d = 7 है। क्या क्या दिया गया है हम गिवन दैट में पहले लिख लेते हैं। क्या क्या है पहले लिखते हैं हम। यहाँ पर आंसर नंबर हमारा 7 है और गिवन दैट के अंदर क्या दिया है, गिवन दैट है हमारा d = 7, d = 7 लिख दिया हमने। और क्या दिया है इसके अंदर टोटल टर्म के नंबर कितने हैं, तो n = यहाँ पर दिया है 22 और टर्म इज 149। हमें जो इस नंबर तो दिया है साथ में इसके जो टर्म की वैल्यू है लास्ट टर्म की हम लिख सकते हैं a लिख सकते हैं या A22 लिख सकते हैं। इसकी जो वैल्यू है यह 149 है। यह आपको गिवन दैट के अंदर दिया गया है। आप ध्यान से पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन दैट समझ लीजिए कि क्वेश्चन से आपको क्या क्या डाटा लेकर आना है, फिर आपको उसे यूज़ करना है। तो कच्चा मटेरियल आपको यही प्रोवाइड करवाएगा। आपको दिया गया है यहाँ पर कि फर्स्ट 22 टर्म मतलब टर्म के नंबर 22 है उनकी बात हमें करना है, इससे बाहर की बात नहीं करना है। तो हम 22 टर्म को ही एक लिमिट मान लेते हैं, इसलिए हमने n की वैल्यू 22 निकाल ली। हमें यहाँ पर d क्लियरली दे दिया गया है 7 और हमें दिया गया है कि 22nd टर्म की जो वैल्यू है वह है 149। तो जिसे हम a या A22 के फॉर्म में लिख सकते हैं और यह हमारी है 149। और अब हमें फाइंड करना है सम। क्या फाइंड करना है, सम। उसे भी हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं कि हमें सम फाइंड करना है S22 को फाइंड करना है। अब हमें यह मिल चुका है इतना मटेरियल। अब इसका यूज़ हम करते हैं। यदि हम पहले क्वेश्चन को क्रॉस समझते हैं, क्रॉस से अर्थ है कि आप उल्टा समझिए कि हमने डायरेक्ट क्वेश्चन अप्लाई कर दिया। क्या कर दिया कि हम ये चाहते हैं कि हमने यूज़ करा S22, ठीक है, यह फार्मूला यूज़ करा। तो यहाँ पर अगर आप फार्मूला यूज़ करते हैं Sn का, तो फार्मूला होता है n/2 2a + n-1 × d। यह आपका फार्मूला होता है। इस फार्मूले के अंदर आपको n की वैल्यू पता होना चाहिए। चलिए है पता। a की वैल्यू कहीं है आपके पास उपलब्ध, नहीं है, तो a आपके पास नहीं है। n की वैल्यू है, d की वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पास अभी इसको फाइंड करने में दिक्कत क्या आ रही है, आपको दिक्कत आ रही है a की वैल्यू की। यह वैल्यू आपके पास नहीं है, इसलिए आप कोई और रास्ता सोचिए a की वैल्यू निकालने का। a की वैल्यू पहले निकाल के लाइए, उसके बाद आपको यहाँ पर इस फार्मूले का यूज़ करके आप एसएन कर सकते हैं, टोटल कर सकते हैं 22 टर्म का। तो इस फार्मूले का यूज़ अभी हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फार्मूला नंबर 2 हमारे पास बचता है। एक और फार्मूला बचता है, वो क्या फार्मूला है, वो फार्मूला है an = a + n-1 × d। और एक बचता है an = इसी को हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, इसी का यूज़ कर लेते हैं, सेकंड फार्मूला नहीं लेते हैं इसमें। तो इस फार्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं an = a + n-1 × d, क्योंकि an की वैल्यू हमें दी गई है यहाँ पर 149। n की वैल्यू
दी गई है 22, डी की वैल्यू दी गई है हमें 7 और ए की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर पाएंगे। तो इसे हम लगा लेते हैं और इसे हम एल भी लिख सकते हैं। सेकंड फार्मूला में इसे ही लिखने वाला था कि एल इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं, तो हम इसे ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर 149 इक्वल टू ए प्लस 22 माइनस 1 और डी की वैल्यू है 7। तो 149 इक्वल टू ए प्लस यहाँ पर 21 इंटू 7 हो जाता है और 149 इक्वल टू ए प्लस 714, ठीक है 147। अब इसको इधर ले आते हैं तो 149 माइनस 147 इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू फाइनली प्राप्त होती है 2। ए इक्वल टू हमें 2 प्राप्त हो चुका है। ए की वैल्यू हमारे पास 2 आ चुकी है। अब हमारे पास ए की वैल्यू आ चुकी है। अब हमारा जो एस एन का फार्मूला है वह हम यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास ए की वैल्यू आने के बाद सीधा फार्मूला लगा देते हैं हम। तो हमारा फार्मूला है एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यह हमारा फार्मूला है। इसे यूज़ कर लेते हैं। तो एस 22 इक्वल टू एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 22 अपान 2, ए की वैल्यू क्या निकाल कर लाए हैं 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है यहाँ पर 7, ठीक है। यहाँ तक आ गए आप। अब आप बताइए कि इसके अलावा और कोई रास्ता हमारे पास था या नहीं था। इसके अलावा कोई रास्ता था इस फार्मूले के या नहीं था। इसके अलावा हमारे पास एक रास्ता और बचता है। क्या रास्ता बचता है हमारे पास, यहाँ पर लास्ट टर्म की वैल्यू दी गई है। हम इस फार्मूले की जगह, अब आप यहाँ तक समझ के आ गए, आप इसे और थोड़ा सा कर दीजिए। तो यहाँ पर आप करेंगे इसे 11 और यहाँ पर इसे लिख दीजिए 4 प्लस 21 इंटू 7, ठीक है। इसे मैं यहीं पर छोड़ता हूँ। अब आपको सेकंड चीज़ दिखाता हूँ कि हम 2 बार इस विषय को बता चुके हैं, तीसरी बार फिर बता रहा हूँ मैं आपको। हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एल। अब आप देखिए इसमें क्या होगा। एस 22 इक्वल टू 22 अपान 2 और ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ए की वैल्यू है 2 प्लस एल की वैल्यू है यहाँ पर 149, ठीक है। आप इस टर्म को थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए। इस टर्म को आप सॉल्व करेंगे तो 11 इंटू 4 प्लस 147 आएगा आपका, ठीक है। अब आप देखिए इसे मिलान करके कि क्या यह स्टेप और यह स्टेप एक जैसी है, दोनों स्टेप एक जैसी है। यह स्टेप आपकी एक स्टेप में आ गई और यह स्टेप आपके 3 स्टेप में आ रही है। तो क्यों ना आप इस स्टेप का यूज़ करें, ए प्लस एल, यहाँ पर 2, यह 2 पूरा का पूरा यहाँ ऐड होने के बाद 147 बनता है और फिर उसमें ऐड होता है और उसे डायरेक्ट हम लास्ट टर्म कह देते हैं। तो चलिए आपकी जैसी इच्छा, आप चाहें तो इसका यूज़ भी कर सकते हैं और आप चाहें तो उसका यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आगे दिखा देता हूँ इसके लास्ट में सीधे सीधे हम निकालते हैं वैल्यू और वही पेन यूज़ कर लेते हैं वापस से। इस टर्म के आगे की टर्म हम ले रहे हैं तो एस 22 स्टेप 11 और यहाँ पर लेते हैं हम सीधे से 147 का मल्टीप्लाई और प्लस 4 किया तो आ जाता है हमारे पास 151 और इसका जब मल्टीप्लाई करते हैं 11 इंटू 151 का तो फाइनली आपके पास आ जाता है 1661। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 2 वेरिएशन में इसे सोच सकते हैं कि क्या इस फार्मूले का यूज़ किया जा सकता है या इसका यूज़ और इसका यूज़ दोनों एक ही है। लेकिन आपको इसमें एक ही चीज़ है कि यहाँ पर यदि लास्ट टर्म की वैल्यू दी गई हो तो आप सीधे सीधे इसे उपयोग करिए, अदरवाइज आप इस फार्मूले का यूज़ करते हुए आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी एस 22 की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, साथ में a इक्वल टू 2 भी आ चुका है। तो यहाँ हम पूरा बिल्कुल बेसिक और इसके
मूल कॉन्सेप्ट को साथ रख के लपेटते हुए इस क्वेश्चन को आए और आपको मैंने दिखाया कि हम जल्दबाजी में कहाँ पर गलती कर देते हैं। वह गलतियां हमें एग्ज़ाम में नहीं करना है। अगर हम यहाँ पर एक स्टेप ज़्यादा कैलकुलेट करेंगे तो हमारे 2 से 3 मिनट ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्च होंगे और 2 से 3 मिनट आपके एग्ज़ाम के अंदर 2 से 3 नंबर के लिए बने हैं। तो हर आपका मिनट हर नंबर को लेकर आता है। आप जानते हैं कि एग्ज़ाम के अंदर 100 नंबर होते हैं और आपके पास टोटल टाइम कितना होता है 180 मिनट। 180 मिनट के अंदर आपको 100 क्वेश्चन कवर करना होते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ आप भली भांति जानते हैं कि क्या है। एक नंबर के लिए आपके पास कितने मिनट है, तो यहाँ पर आपके 2 मिनट जो है एक्स्ट्रा बच सकते हैं। तो इस प्रकार की टाइम मैनेजमेंट से आप नंबरों को बढ़ा सकते हैं और यह आपकी तर्क शक्ति को भी दिखाता है कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आप कितने स्मार्ट सोच के बच्चे हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ पर मेरे लेक्चर बहुत ही पसंद आ रहे होंगे। मैं आपको मैथमेटिक्स में अच्छा बिल्ड कर रहा हूँगा, ऐसा मेरा सोचना है। अब आप पता नहीं क्या सोचते हैं। यदि आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हो, चैनल अभी नया है, लाइक और व्यू को देखकर आप घबराइए नहीं। लाइक और व्यू जो है कम है क्योंकि चैनल नया है, अभी समय लगेगा। आप लोगों का यदि साथ मिला तो बहुत जल्द ही ये चैनल नेशनल लेवल पर अपनी पहचान बना लेगा और आई होप कि मैं एक दिन यहाँ पर पहचान बनाकर ही रहूँगा और आप लोगों का सहयोग इसके लिए अपेक्षित है। आप लोगों का सहयोग मैं चाहता हूँ और आप मेरे साथ बने रहिए। आप यदि चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो आपको एक लाइक और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ में एक सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि थोड़ा हमें भी खुश होने का अवसर प्राप्त हो सके। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। देखते रहिए डिप्यूटेरिया।